Hello everyone, this is Archie Verma, and in this video we are going to talk about the two glands, the hypothalamus and the pituitary gland. And this is the part 2 of the chapter chemical coordination and integration. और मैं पहले ही बता चुकी हूँ अबाउट माई टेलीग्राम चैनल कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल ओपन किया है और उसके अंदर हम लोग जो भी डाउट्स हैं बायोलॉजी के रिगार्डिंग, नीट बायोलॉजी के रिगार्डिंग, या फिर 11th-12th या फिर 9th-10th लेवल तक के, वो हम लोग सब डील करने वाले हैं. तो जिसको भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, सो यू कैन सेंड मी your doubt on that channel. And without any delay, let's start. पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में. हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. पहली बात तो मास्टर ग्लैंड क्या होती है. मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. ठीक है, तो जो हाइपोथैलेमस है वो इस मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी का भी मास्टर है, यानी कि पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. ठीक, पहली बात तो ये हाइपोथैलेमस प्लेस कहाँ होता है. हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, जैसे हमें पता है कि पूरा का पूरा ब्रेन या जो हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, CNS PNS दोनों मिला करके वो पूरा का पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलकर बनता है. ठीक है, अब जैसे न्यूरॉन से मिलकर बना है तो जो हाइपोथैलेमस है वो भी ब्रेन का एक पार्ट है. ठीक है, तो उसमें भी न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा. हमारे ब्रेन के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. तो जो फोर ब्रेन है उसमें भी एक पार्ट है डायेंसेफेलॉन, उसके बेस पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस. तो कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के मतलब ये है कि हमारा बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है कम्प्लीटली वो न्यूरॉन से मिलके बनता है. अब इस नर्वस सिस्टम में जो हमारा CNS में इंपॉर्टेंट एलिमेंट 2 होते हैं, एक ब्रेन होता है, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड. तो वो ब्रेन जो है हमारा, उसके अंदर भी 3 हिस्सों में डिवाइड होता है हमारा ब्रेन. एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन. इस फोर ब्रेन के अंदर भी एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डायेंसेफेलॉन. इस डायेंसेफेलॉन का बेसल पार्ट पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है और ब्रेन कंप्लीटली खुद ब खुद न्यूरॉन से मिलकर बनाए, तो हाइपोथैलेमस भी ऑब्वियस सी बात है न्यूरॉन से मिलके ही बना होगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि पिट्यूटरी तक पहुँचते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, या फिर उसके हार्मोन्स जो वो रिलीज़ करने वाला है पिट्यूटरी, उसको कंट्रोल करते हैं. तो वो हार्मोन्स जो हैं वो इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, उन पिट्यूटरी तक पहुँचा दिए जाते हैं. कहने का मतलब क्या है कि पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस खुद भी न्यूरॉन से मिलकर बनाए. तो यहाँ पे जो भी हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइपोथैलेमस में जो भी हार्मोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो पर्टिकुलरली अपने एक्सॉन टर्मिनल्स के थ्रू पिट्यूटरी तक हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं. और वहाँ पे एक यू कैन से कि एक पोर्टल सिस्टम होता है. ठीक है, वहाँ पे एक हाइपोफैशियल पोर्टल सिस्टम होता है जो कि पिट्यूटरी को फिर गाइड करता है चीज़ों को लेकर के. यानी कि कहने का मतलब क्या है, हाइपोथैलेमस में जो भी हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोफैशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू नीचे पिट्यूटरी तक अपने हार्मोन्स को पहुँचाते हैं और फिर उसके हिसाब से ही पिट्यूटरी काम करती है. सिंपल बात क्या है, इसी तरीके से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. अब हाइपोथैलेमस ना अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, और थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, या फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. ये क्या होता है, ये सारे जो हार्मोन्स है, जो ये रिलीजिंग हार्मोन है, इनिबिटिंग हार्मोन है, ये बेसिकली जो अपने पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कि अब इस हार्मोन, जैसे जो भी रिलीजिंग हार्मोन है, तो वो इसलिए था कि आप जो भी जैसे एग्जांपल देते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो आगे जा करके जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें से भी जो हमारा पास डिस्टालिस वाला पार्ट है उधर से जो प्रोलैक्टिन है उसको रिलीज़ कराने का काम करेगा. ठीक है, और जो इनिबिटिंग हार्मोन होंगे वो चीज़ों को इनिबिट करेंगे, फिर जो हार्मोन्स प्रोडक्शन हो रहा है उसका रिलीज, बेसिकली जो सिक्रीशन हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे कि अभी इनिबिट कर दो, अभी इसको रिलीज़ नहीं करना. ठीक है, अब जो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन था, ये इसका दूसरा नाम होता है सोमैटोकाइनिन. ठीक है, और जो ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन होता है उसका दूसरा नाम होता है सोमैटोस्टेटिन. ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब क्या है, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस में से न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, और इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने के बाद ये अपने एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू वहाँ पे हाइपोफैशियल पोर्टल सिस्टम के अंदर रिलीज़ करते हैं, और वहाँ पे से इस पोर्टल सिस्टम के अंदर जो ये हार्मोन्स रिलीज़ किए जाते हैं ब्लड के अंदर, वो फिर ट्रैवल करके पहुँचते हैं पिट्यूटरी तक, और फिर उसके बाद में जो भी उनका एक्शन होना है उसके हिसाब से एक्शन होता है पिट्यूटरी के अंदर. पहली बात तो ये पार्ट हो गई. अब दूसरी चीज़ क्या होता है कि एक तो ये बता दिया कि पोर्टल सिस्टम के थ्रू वहाँ पे चीज़ें पहुँचती हैं, फिर उसके बाद में प्रॉपर जो भी काम होना है उस तरीके से होता है. लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ जैसे 1-2 हार्मोन्स का केस होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बोल सकते हो या फिर ADH बोल सकते हो. ठीक है, अब ये जो 2 हार्मोन्स हैं इनके इसमें क्या होता है कि ये इनका फॉर्मेशन तो हाइपोथैलेमस के अंदर ही होता है, यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन जो ऑक्सीटोसिन है और जो वेसोप्रेसिन है उनका फॉर्मेशन तो, उनका प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस के अंदर करते हैं. लेकिन
जैसे मैंने बताया ना कि हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के अंदर जाकर के इनके एक्सॉन्स इन सेक्रीशंस को रिलीज़ कर देते हैं, बिकॉज इनके पास डक्ट नहीं होती, वहीं पे ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं और फिर ब्लड में ट्रैवल करते हुए पिट्यूटरी में जाता है, चीज़ें करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के केस में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, लेकिन जो इनकी एक्सॉन टर्मिनल खुलती है, जो इनकी एक्सॉन टर्मिनल रिलीज होती है, वो डायरेक्ट जाके पिट्यूटरी में होती है। वो कोई भी हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू लिंक नहीं होती है। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के जो चीज़ें हैं या जो बोल सकते हो हार्मोन्स रिलेटेड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी में है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हमारी जो पिट्यूटरी होती है ना, वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, वो उसके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे जिनके मैंने नाम बताए, GHRH और GHIH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, और थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, या फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से एसोसिएटेड हैं। और उस दूसरी जगह जो ऑक्सीटोसिन है और वेसोप्रेसिन है या फिर ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये एसोसिएटेड है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ में। ठीक है, अब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उसमें क्या होता है कि वो खुद भी, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि उसके हिसाब से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता। वो सिर्फ एक काम करती है कि हाइपोथैलेमस कोई उसको हार्मोन्स बना के देगा, उनके एक्सॉन्स के टर्मिनल भी हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के अंदर रिलीज नहीं होते हैं। वो हार्मोन्स डायरेक्टली आकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर उसके एक्सॉन्स में स्टोर होता है, और जब रिलीज करना होता है उसके हिसाब से रिलीज हो जाता है। यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कोई भी काम नहीं है, उसका सारा काम जो है, चाहे वो फॉर्मेशन का हो, हार्मोन फॉर्मेशन का हो, चाहे वो रिलीज़ करने का हो, वो सारा का सारा काम जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हैं या फिर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं, वो करते हैं। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का काम सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को खुद अपने जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ कराने पड़ते हैं, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए वो सारा काम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स करके देते हैं, सॉरी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स करके देते हैं, जिनको हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि ये जो है सोमैटोस्टेटिन और सोमैटोकाइनिन, इनमें क्या होता है, देखो सोमैटोस्टेटिन का मतलब क्या होता है कि ये, जैसे मैंने इसका दूसरा नाम बताया था, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो बेसिकली जो ग्रोथ है बॉडी में, उसको इनहिबिट करने के लिए रिलीज होता है कि ग्रोथ। पहली बात तो ये है कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है कि जो ग्रोथ हार्मोन निकलने वाला है हमारी पिट्यूटरी से, उसको रोकने का काम करता है। जो ग्रोथ हार्मोन निकलने वाला है पिट्यूटरी से, उसको कंट्रोल करता है, उसको रोकता है कि अभी नहीं निकलना है। सोमैटोस्टेटिन का मतलब ये होता है। ठीक है, वो उसको निकलने नहीं देता। और दूसरी जगह जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, यानी कि GHRH, ये मेक श्योर करता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज हो। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास TRH यानी कि थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन ये मेक श्योर करता है कि पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH अच्छे अमाउंट में, या फिर जो भी रेगुलेटरी अमाउंट है उसमें रिलीज हो, या फिर उसका रिलीज को मेक श्योर करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये मेक श्योर करता है कि पिट्यूटरी से, यानी कि स्पेसिफिकली एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH रिलीज हो, यानी कि जो भी नॉर्मल लेवल है वो रिलीज हो। उसके बाद आता है हमारे पास CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये मेक श्योर करता है कि हमारे जो पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसमें से ACTH यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज हो। उसके बाद आता है हमारे पास PRH, जिसका मैंने पहले बता दिया कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये मेक श्योर करता है कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज हो। उसके बाद बस मुझे एक लाइन मेंशन करनी है कि जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, वो डायरेक्ट रेगुलेशन या फिर डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर होती है हाइपोथैलेमस के, बिकॉज उसी को अपने हार्मोन्स बनाने हैं और उसी को डायरेक्टली अपने एक्सॉन टर्मिनल्स के थ्रू चीज़ें रिलीज़ करनी है। लेकिन उसी जगह पे इनडायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है जब हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, बिकॉज उसको पहले हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम में चीज़ें रिलीज़ करनी है, उसके बाद वो सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचेंगी, उसके बाद वो चीज़ें रिलीज़ होंगी, या फिर जो भी एक्शन होना है वो होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो इनडायरेक्ट रेगुलेशन में होती है, फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल में होती है, लेकिन हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन में ही होती है। बेसिकली जो डायंसेफेलॉन का पार्ट होता है ना, बेसल पार्ट, वहाँ पे हाइपोथैलेमस हो गया, और हाइपोथैलेमस से ही कोई स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, और उससे पिट्यूटरी लटकी हुई होती है। ठीक है, तो इस वजह से बोल सकते हैं कि डायरेक्टली वहीं पे रेगुलेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके रेगुलेशन हो सकता है। अब यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस का ऊपर वाला पार्ट हो गया, और नीचे की तरफ जो लटका हुआ छोटा सा स्ट्रक्चर है वो पिट्यूटरी हो जाएगा। अब पिट्यूटरी जो है वो ब्रेन में ही है, और ये ब्रेन में लाइक जैसे मैं बताया कि ऊपर जो हमारा स्कल होता है, उसमें ऊपर की जो 2 बोन्स होती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ऊपर, जैसे कि हमारे सामने हो गई फ्रंटल, ऐसे करके हमारे पास जो हमारा क्रेनियम बनता है, उस क्रेनियम में जो नीचे की 2 बोन्स होती हैं, एक आंखों की साइड होती है वो इथमॉइड होती है। ठीक है, ई से मैंने ऐसे याद रखा है, आप याद कर सकते हो कि ई से इथमॉइड एंड ई से आई। तो आई के साइड में जो, यानी कि आई के जो कॉन्टैक्ट में होती है,
वो होती है इथमॉइड, और जो पीछे वाली होती है वो होती है स्फेनॉइड। तो स्फेनॉइड के अंदर ही एक बोनी कैविटी होती है, यानी कि हल्की सी कैविटी होती है ताकि ईजिली जो पिट्यूटरी है वो प्लेस हो सके वहाँ पे, ठीक है। जो स्फेनॉइड बोन की कैविटी है उसका नाम होता है सेला टर्शिका, ठीक है। तो जो सेला टर्शिका नाम की कैविटी होती है, इसके अंदर जो पिट्यूटरी है वो आराम से प्लेस होती है। पिट्यूटरी जो होती है वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जैसे मैंने बताया। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है इसका नाम, दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अब ह्यूमंस के केस में क्या होता है ना कि जो ये एडिनोहाइपोफाइसिस है या फिर जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है वो दो हिस्सों से मिलकर बनी होती है। उसके दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टालिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। ह्यूमंस के केस के अंदर ये जो दोनों पोर्शंस होते हैं ना, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, ये नियरली मर्ज्ड होते हैं। लेकिन जो बाकी के वर्टिब्रेट्स हैं इवन उनके अंदर भी, जैसे आई थिंक एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इन लोगों के अंदर भी जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी हल्की सी दिख रही होती हैं अलग अलग, जैसे कि जो पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया है वो थोड़े अलग अलग दिख रही होती है। लेकिन ह्यूमन के केस के अंदर वो नियरली फ्यूज्ड है, वो बहुत ज़्यादा फ्यूज्ड है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो पिट्यूटरी वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। तो कहने का मतलब क्या है, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसमें दो लाइक नियरली फ्यूज्ड पार्ट्स होते हैं, नियरली फ्यूज पोर्शंस होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टालिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिया, और जो उसी जगह दूसरी तरफ जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है जिसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, उधर जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है। अब जैसे मैंने बता दिया था कि काफ़ी हद तक कि एडिनोहाइपोफाइसिस या फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के इनडायरेक्ट कंट्रोल में होती है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। वहीं पे हाइपोफिशियल पोलर सिस्टम वाला चीज़ चल रही होती है, और वहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं वो होते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सोमैटोस्टेटिन और सोमैटोकाइनिन यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन थे, ठीक है। तो यहाँ पे से रिलीज होते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन जैसे नाम ही है वो बेसिकली हमारी बॉडी की ग्रोथ कराता है, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो अगर देखो उसमें भी केसेस आते हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है, तो उसको डॉर्फिज्म फेस करना पड़ेगा। डॉर्फिज्म यानी कि छोटी हाइट रह जाएगी, स्टैंडर्ड ग्रोथ रह जाएगी, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे जब अगर ये चीज़ यानी कि ग्रोथ हार्मोन की कमी किसी अडल्ट के अंदर होती है तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज उस टाइम तक आते आते जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर प्रॉपर हाइट आ चुकी होती है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ग्रोथ हार्मोन अगर मान लो हद से ज़्यादा हो जाता है चिल्ड्रन के अंदर तो उसको गायंटिज्म नाम की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसमें कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा लीन होती है, ठीक है, हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो किसी अडल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है ना कि जो देखो पहली बात तो क्या होता है कि जब इंसान अडल्ट हो चुका है यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो एकदम पर्टिकुलर हो चुकी है, उसकी जैसे मान लेते हैं उसकी हाइट लाइक 6 फीट वो है ऑलरेडी, ठीक है, मान लेते हैं कि वो 6 फीट ऑलरेडी है। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन लेट्स से बहुत ज़्यादा अब हो रहा है अडल्ट फेज के अंदर, लेकिन अब उसकी हाइट तो नहीं इंक्रीज़ होगी, लेकिन उसकी बॉडी में डिसफिगरमेंट देखने को मिल जाएगा, यानी कि उसकी जो चिन होगा वो अलग से बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने लग जाएगा, उसका जो फोरहेड एरिया होगा वो अलग से प्रोट्रूड होने लग जाएगा, मतलब फेशियल फीचर्स भी अलग से दिखने लग जाते हैं, ठीक है, और फिंगर्स भी अलग से हो जाती हैं, लेकिन उसकी हाइट ऐसा इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। लेकिन जो बचपन वाली कंडीशन थी जिसमें ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है यानी कि गायंटिज्म की जो कंडीशन थी उसमें हाइट लिटरली इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज अभी वो चिल्ड्रन में हुआ है और चिल्ड्रन की कंडीशन में जो हाइट है वो अभी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो भी क्लोज नहीं हुई हैं। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की जो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो होता है प्रोलैक्टिन, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करा था हमारा हाइपोथैलेमस। प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन बेसिकली जो मदर है उसके अंदर ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन का यही काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क का फॉर्मेशन कराने के लिए होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो T3 T4 का फॉर्मेशन कर सके, और इस TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो थायरोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन इनको रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन आता है, उसका नाम है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन।
एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है। देखो मेडुला के लिए कोई नहीं है, मेडुला के लिए नहीं है, लेकिन हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है बेसिकली उसके लिए यहाँ पे ये चीज़ें रिलीज़ कर रही होती है पिट्यूटरी हमारी, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है, वो हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसको रिलीज़ कर रहा होता है। और बेसिकली जो LH, अगर हम बात करते हैं पहले फीमेल के बारे में बात करते हैं, फीमेल में अगर LH बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली ओवुलेशन कराने के लिए है। ओवुलेशन यानी कि जो हमारा ओवा है अब वो बेसिकली ओव्यूलेट हो जाएगा, यानी कि बाहर निकल आएगा ताकि उसको उस स्पर्म का कांटेक्ट मिल सके, ये सब चीज़ें। तो बेसिकली ग्राफिन फॉलिकल को छोड़ के आने की स्टेज को, यानी कि ग्राफिन फॉलिकल फटेगा और ओवा बाहर निकलेगा। तो ये स्टेज जो होती है जो कि 14th डे पे होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो वो ओव्यूलेशन होता है और उस ओव्यूलेशन को कराने के लिए LH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फीमेल के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं FSH की, तो FSH अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो बेसिकली वो जो ओवरिन फॉलिकल्स जो अभी तक बस ऐसी रखी हुई थी, ऐसी पड़ी हुई थी, जिनका ग्रोथ नहीं हुई थी अभी तक, तो अब उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी FSH के कंट्रोल के अंदर। और इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने बता ही दिया कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। लेकिन उसी जगह हम बात करते हैं मेल्स के अंदर, तो मेल्स के अंदर क्या होता है ना कि जो ये FSH है बेसिकली वो स्पर्मेटोगोनिया को की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो LH होता है वो एंड्रोजन्स की या फिर बोल सकते हो आप कि लेडिक सेल्स जो हैं, लेडिक सेल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो लेडिक सेल्स हैं वो आगे जाकर के एंड्रोजन्स को रिलीज़ करते हैं, मेनली टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करते हैं, और फिर वो एंड्रोजन्स जो है वो कहीं ना कहीं FSH के साथ मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर स्पर्मेटोगोनिया को मैच्योर करने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जैसे मैंने बताया कि हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टालिस की जितनी सारी मैंने हार्मोन बताए अभी तक, GH, PRL और TSH और ACTH और LH और FSH, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं वो पार्स डिस्टालिस से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया के जो हार्मोन है उसके बारे में, जिसको हमारी जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल नहीं करता। ऑल्दो वो यानी कि जो पार्स इंटरमीडिया है वो पार्ट है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी का, लेकिन फिर भी हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से हार्मोन है, यहाँ पे हमारे पास हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, वो बेसिकली हमारी जो मेलानोसाइट्स होते हैं यानी कि जो स्किन का पिगमेंटेशन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये हार्मोन होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पार्स इंटरमीडिया से एसोसिएटेड है। यानी कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है यानी कि हमारी जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, इसमें भी दो पोर्शंस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टालिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस के हिसाब से मैंने जितने सारे हार्मोन्स थे GH, PRL, TSH, ACTH, LH एंड FSH, ये सारे के सारे मैंने बता दिए। उसके बाद में पार्स इंटरमीडिया के साथ में सिर्फ एक हार्मोन रिलेटेड है, MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे मेलानोसाइट्स पे काम करता है ताकि हमारी स्किन का पिगमेंटेशन मेंटेन कर सके, ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में, जिसके साथ मैंने पहले बता दिया कि हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फॉर्मेशन भी करते हैं और उसको डायरेक्टली आकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ में रिलीज भी कर देते हैं। लेकिन मतलब इसका कोई काम ही नहीं होता, बस ये है वहाँ पे, लेकिन इसमें कुछ भी अलग से रोल प्ले नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम में काम नहीं कर रहा है। जो भी फॉर्मेशन हो रहा है हार्मोन्स का या जो रिलीज भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हैं फिर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू ही हो रहा है, स्टोरेज भी इवन वही कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये न्यूरोहाइपोफाइसिस इसमें जो यानी कि पार्स नर्वोसा जो है इसमें दो हार्मोन्स एसोसिएटेड हैं। ठीक है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीटोसिन है बेसिकली इसके दो काम होते हैं, ये एक तो मिल्क इजेक्ट कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और ये एक जो चाइल्ड बर्थ है पार्चुरेशन है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मिल्क इंजेक्शन के लिए किस तरीके से, देखो मिल्क को फॉर्मेशन कराने का पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मिल्क को फॉर्मेशन कराने के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मिल्क को इजेक्ट कराने के लिए, मिल्क को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हमारे जो यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है मायोमेट्रियम के अंदर। जैसे हमें पता है कि हमारे यूट्रस में 3 लाइनिंग होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो सेकंड वाली लाइनिंग होती है, ठीक है, जो स्मूथ मसल से मिलकर बनती है, तो इस स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है ताकि चाइल्ड बर्थ ईजिली हो जाए। ठीक है, ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो कि फॉर्मेशन जो होता है उसका हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स उसको स्टोर करके रखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। ठीक है, और वहीं से रिलीज हो जाता है ये ऑक्सीटोसिन और ये जाके काम करता है हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स है उस पर ताकि मिल्क इजेक्ट हो पाए। और दूसरी चीज़ जो हमारी यूट्रस की सेकेंड लाइनिंग होती है मायोमेट्रियम, उसकी स्मूथ मसल्स पे काम करता है ताकि जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में मतलब बेसिकली काम करता है कि फीटस का जो पार्चुरेशन है वो ईजिली हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन आता है वेसोप्रेसिन या फिर ADH या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन।
ये क्या करता है, ये वेसोप्रेसन का बेसिकली काम क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड में जो लाइक यू कैन से कि ब्लड का जो वॉल्यूम है, ठीक है, या फिर जो हमारा बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है, अगर वो कम होने लगता है या फिर हमारा ब्लड प्रेशर घटने लगता है, तो क्या करता है बेसिकली जो हमारा डीसीटी वाला पार्ट होता है, यानी कि जो किडनी में, जो हमारे किडनी में जो न्यूरॉन्स जो नेफ्रॉन्स होते हैं, बेसिकली न्यूरॉन्स एंड नेफ्रॉन्स होते हैं, उसमें डीसीटी का पार्ट होता है, डीसीटी में से जाकर के ये पानी को खींचता है, ठीक है, वहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में लिखा होता है कि डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है एडीएच। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी के अंदर विद द अमाउंट ऑफ ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम के हिसाब से, तो उस कंडीशन में कंडीशन के हिसाब से होता है कि डीसीटी में जाकर के एक्वापोरेंस को ऐड करता है और एक्वापोरेंस पानी को वापस ऊपर की तरफ यानी कि बॉडी के अंदर खींच लेते थे, बिकॉज पानी की जो है बॉडी के अंदर कमी हो गई है, ठीक है। और इवन ये जो है वो वैसो कंस्ट्रक्शन की तरह काम भी करता है एडीएच, और इस वजह से जो हमारा बीपी है वो भी नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। तो एडीएच के भी दो काम है। एडीएच का काम, पहली बात तो ये है कि इसको अगर जैसे बीपी कम होने लगता है या फिर बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो कम होने लगता है, तब उस कंडीशन में ये बेसिकली डीसीटी वाला जो पार्ट है, जो नेफ्रॉन के अंदर होता है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उनके अंदर जो डीसीटी होता है, उसमें एक्वापोरेंस को ऐड करता है और वहाँ से पानी को खींचता है बॉडी के अंदर। और दूसरी चीज़, वैसो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, वैसो को कंस्ट्रक्ट करेगा तो अपने आप ही बीपी जो है वो नॉर्मल लेवल पे आने लगेगा। ये चीज़ होती है एडीएच के साथ में। अब जैसे मैंने बताया कि एडीएच जो है अगर काम नहीं करेगा या फिर हमारी बॉडी में एडीएच की अपने आप ही कमी हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो हमारी यूरिन होगी उसमें बहुत सारा वाटर का लॉस होने लगेगा ईजिली, ठीक है। और उस कंडीशन के अंदर इस जो ये प्रॉब्लम है या जो ये कंडीशन है, इसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। अगर एडीएच का लेवल काफ़ी हद तक हमारी बॉडी में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, तो यानी कि कोई भी ऐसा हार्मोन नहीं बचेगा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी जो कि हमारे डीसीटी से या फिर हमारी यूरिन में से जो एक्स्ट्रा वाटर जा रहा है उसको अब्जॉर्ब कर सके, रीअब्जॉर्ब कर सके। तो उस कंडीशन में बहुत सारा यूरिन में पानी जाएगा और उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।